I am Dr. Badal from Department of Mathematical Science and Computer Application, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। तो आप लोग बेसिकली जानते होंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट मींस जिस भी वर्ड के पीछे अगर हम ER लगा देते हैं दैट मींस वो करने वाला। क्लियर? ठीक है, जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मींस क्या है, कैलकुलेट प्लस ER लगा दिया आपने तो क्या होगा, कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसी तरह आपके डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबके पीछे ER लग जाता है, दैट मींस वो कार्य करने वाला है। इस तरह कंप्यूट, कंप्यूट मींस गणना। क्लियर? तो कंप्यूट मींस गणना, गणना करने वाला, दैट इज कॉल्ड गणक। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये शायद आपने ना देखा होगा, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपका ये आता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। अब बात आती है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, दैट मींस व्हाट इज कंप्यूटर, दैट मींस व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन, ठीक है, that can store, find, arrange information, calculations, amounts and other control other machines। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या कि जब तक आपका किसी चीज में यूज ना पता हो तब तक आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो आप लोग माइक ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन रखिए आप लोग, बिल्कुल कम से कम पता तो चले आप लोग यहाँ पे हो या कहीं और हो। और तो मतलब कहीं और, माइंड कहीं और है, केवल फिजिकली प्रेजेंस दे रहा है। हमें फिजिकली प्रेजेंस नहीं चाहिए, मेंटली प्रेजेंस चाहिए कि नहीं आप सामने बैठे यानी कुछ बोल रहे हैं। जब तक आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होगा आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है आपका जब तक उस पर कंसंट्रेशन नहीं बनता, जब तक आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए कहाँ यूजफुल है कि नहीं। तो कंप्यूटर का यूज क्या है, जैसे बिजनेस है ना, जैसे बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं, आपको स्क्रीन तो आ रही दिख रही ना। यस सर। हाँ, तो इस स्क्रीन पे देखिए आप बिजनेस, तो बिजनेस में क्या है, आप देखो कोई भी बिजनेसमैन, आप कोई भी देख लीजिए, आप क्या क्या करता है कि आपको उसके कैलकुलेशंस करने हैं, उसका स्पीड क्या होगा, जैसे एक दुकानदार के यहाँ मान लीजिए बहुत सारे आइटम्स बिक रहे हैं तो उनके कैलकुलेशंस करना है, उनकी एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए। तो वो सब क्या कहते हैं, एक ही पार्ट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे आप मॉल में जाते हो मॉल में, तो मॉल में क्या होता, सारा सामान आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद आप आए काउंटर पे। अब अगर उसको बार कोड नहीं लगा होगा तो क्या होगा, उसको एक एक चीज के कैलकुलेशन, उसके रेट, हर चीज को टाइप करने पड़ेंगे। और वो क्या करता है, सिंपल एक उसने बार कोड स्कैनर से उसको स्कैन किया और आपको आगे मटेरियल पास करता चला गया, ये आपका मटेरियल आपने परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे पेरोल बनाना है, ठीक है, बजट बनाना है, आपकी सेल्स एनालिसिस यानी कि कोई भी सामान आपने कितना बेचा, कितना और बेचना है, आगे आपको क्या इन्वेंट्री और चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टॉक एक महीने में मान लीजिए 100 जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लग रहा है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि 1000 लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा, अगर आपके 1000 से कम होंगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी। जब इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो आपकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टेज ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सेल्स की एनालिसिस भी करते हैं। फिर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कि आप आगे हम लगभग इतना सामान और बेच लेंगे। फिर मैनेजिंग एम्प्लॉइज डेटाबेस, कितने एम्प्लॉइज हमारे पास हैं, कितने एम्प्लॉय और करने हैं अपन को। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक किस चीज का हम कितना बढ़ा दें, स्टॉक किसका हमारे पास पहले से रखा हुआ है उसमें हम और ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम 50 बचे हैं कोई चीज और हम केवल 100 की है तो 50 ही लेंगे, ये नहीं कि 100 और खरीद के रख लिए तो 150 स्टॉक हो जाएगा। हमको स्टॉक का भी आपको मेंटेन करना है, तो ये बिजनेस में यूज हो गया उसका। फिर बैंकिंग में आ जाए, जैसे आप आजकल बिना बैंक में जो है बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा मोबाइल से अपने क्या किया, आपने पेटीएम कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है आपको,
ऑनलाइन आप बैंक खोल लीजिए, सीधे सीधे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो बैंकिंग में जो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, पूरा डिपेंडेंट हो गया बैंक कंप्यूटर पे। आप देखो यूनिवर्सिटी में आप लोग आते हो, आपने कहा यूनिवर्सिटी के उसके अंदर मेन बैंक के अंदर आप लोग बहुत कम जाते हो, साइड में आपका कस्टमर केयर सेंटर बना हुआ, उसमें आप चले जाते हो। पैसा निकालना है, पैसे निकाला, एंट्री करानी है, एंट्री करा ली, पैसे जमा करने हैं, पैसे जमा करा दिए। तो मेन 3-4 चीजें होती हैं आपकी, ठीक है कि नहीं? तो हम वहां पे क्या करते हैं कि बैंक को ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हो, क्या बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी, ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, आप उसको देख सकते हैं कि मेन ट्रांजेक्शंस आपने क्या क्या किए हैं, करंट बैलेंस आपका क्या है, डिपॉजिट्स आपने कितने किए, ओवरड्राफ्ट कितने हैं, इंटरेस्ट कितना मिला आपको, शेयर्स है, ट्रस्ट रिकॉर्ड्स, ये सारे आपको बैंक में। फिर देखिए आप एटीएम मशीन्स, एटीएम मशीन्स टोटली डिपेंड ऑटोमेटिक, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? Automatic. हाँ, Automatic teller machine. ऑटोमेटेड teller machine. टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर माने क्या होता है? वो कपड़ा सिलने वाला, No sir. TELLER. यानी जो आपको कैश देता है वो कहलाता है टेलर बैंक में, ठीक है? तो जो कैश देता है वो क्या होगा? टेलर मशीन होगा। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक आपको जाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। अब अपन ने देखा होगा कि एक बैंक में और लग गई है मशीन, ठीक है? क्या? कैश डिपॉजिट मशीन, सीडीएम। एटीएम की जगह क्या लगने लगे? सीडीएम। सीडीएम से क्या होता? एटीएम केवल आपको कैश देता था, ठीक है? सीडीएम में मशीन क्या करती है? आपको कैश लेती भी है, देखा है आपने? अब बैंक में जाते हो, पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करने में क्या होता है? आजकल बैंक में तुरंत जो है पैसे भी जमा हो जाते हैं एटीएम मशीन से ही, क्लियर? नेक्स्ट, अब बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने एलआईसी की पॉलिसी कराई, सीधा आप ऑनलाइन उसका ट्रांजेक्शन कर दीजिए, ऑनलाइन आप खरीद लीजिए पॉलिसी, ठीक है? दूसरा मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे आपने मोबाइल खोला और आपके एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो गए, ठीक है? नेक्स्ट, होम शॉपिंग, आजकल अमेजन वगैरह सब देख ही रहे आप, कि नहीं? आपने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आपने भूल गए उस चीज को, आपके घर पे आ गया, आपने घर पे अपने उसका पेमेंट कर दिया। और कोई इसका एग्जांपल है अमेजन के अलावा? Flipkart. हैं? Flipkart. फ्लिपकार्ट हो गया, और मतलब इसी लेवल में ऐसे ही कुछ करते हो जिसमें, हैं? स्विगी वगैरह, स्विगी। हाँ, जैसे घर पर खाना मंगाना है, कुछ करना है, तो अपने स्विगी कर दिया, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे, जैसे बहुत ये चीजें मंगानी है कुछ भी, तो आजकल सब लोग ऑनलाइन देने लगे। फिर होम Rapido. शॉपिंग हो गया, ये होम शॉपिंग हो गया, घर से बैठे बैठे आपने सामान क्लिक किया और उसको परचेज कर लिया। नेक्स्ट, हेल्थ केयर, आजकल आपने देखा होगा कि आप फोन करते हैं, आपके घर पे ब्लड का सैंपल लेने आ जाता है, और रिपोर्ट आपकी कहाँ जाती है पता है? सारी ऑनलाइन रिपोर्ट आपके मेल पे आ जाती है। रिपोर्ट जो आपको ऑफलाइन मिलेगी वो बाद में मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन उसी दिन शाम के आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो कोई ब्लड टेस्ट करते हैं तो फुल टेस्ट करते हैं, तो फुल टेस्ट के बाद क्या करते हैं? वो रिपोर्ट जहां भी है, जैसे दिल्ली में है या कहीं पे भी है, डॉक्टर बीलाल है, ठीक है? आप सैंपल दे दिए, उन्होंने सैंपल वो अपने ले जाएंगे टेस्ट के लिए, और टेस्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन शाम के दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट आएगी दूसरे दिन, ठीक है? नेक्स्ट, आजकल आपने देखा कोविड के चक्कर में क्या हुआ? डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया। क्या हुआ उसमें? ऑनलाइन आपने उनसे कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या हो गया? आपका पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। आपने पेशेंट से बात की, उन्हें वहीं से बता दिया तुम एक काम करो, ये दवाई ले लो, और देर के बाद फिर इसको जो है दे देना हमें, तो वो उसके देखते हैं। उसी में आपके क्या आ जाता? फार्मा, फार्मा इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इसकी ये दवाई इतनी आपने दे दी, देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अब आते हैं कि आप नेट पे इतने दे दीजिए, फार्मेसी का ये दे दीजिए, हम आपकी दवाई आपके घर पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट, सर्जरी, सर्जरी में क्या होता? बैठे हैं अमेरिका में या यूक्रेन में, और वहां से उन्होंने ऑपरेशन अपने बताना शुरू कर दिया, यहाँ पे जो डॉक्टर है उसने उसको देख देख के सारा ऑपरेशन कर लिया, करते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग डिजाइन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग,
हर जगह। आर्मी में भी सारे जो है स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आपने देखा होगा, जैसे रडार से सारा चीज सिस्टम आपका जितने वेपन्स होते हैं वो सारे रडार से अटैच होते हैं। तो रडार से अटैच होने से क्या फायदा हो गया, आपको गाइडेड मिसाइल बन जाती है उससे। क्या बन जाती है, गाइडेड मिसाइल, यानी हम उसको वहां जहां आपकी जरूरत है वहीं पे आप उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो मेन यूज है इसका वो आपका आ गया कम्युनिकेशन में। ठीक है, आजकल बिना इसके आप कहीं पे भी कोई काम नहीं कर सकते। जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, ये है मैसेज भेजना है, आपको मैसेज लेना है, एक आइडिया देना है, पिक्चर भेजनी है, स्पीच करनी है। अब मान लीजिए जैसे कोई बाहर है हमारा, तो व्हाट्सएप पे अपने वीडियो कॉल लगा ली या व्हाट्सएप पे आपने ऑडियो कॉल लगा ली, तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन नेट क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। नेट क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो नेट, बिना नेट के आपका कुछ नहीं चलेगा आपका। इसमें जैसे ईमेल है, चैटिंग है, यूज नेट है, टेलनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारे इसमें पार्ट्स आते हैं कम्युनिकेशन में। फिर गवर्नमेंट भी बिना कंप्यूटर के अब आजकल कहीं नहीं चल पाती। कैसे नहीं चल पाती, जब बजट बनाना हो, सेल टैक्स देना हो, इनकम टैक्स देना हो, सब चीज ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, मेल फीमेल का रेशियो निकालना हो, कंप्यूटर, वोटर लिस्ट बनानी हो, पैन कार्ड बनाना हो, कंप्यूटराइजेशन, वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, तो सारा चीज आपको क्या है, कंप्यूटर के आपके यूज में आ जाती है। अब ये तो होगा यूज, जनरल यूज हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपका क्या है, जो रिसर्च और क्लासेस में यूज होते हैं, रिसर्च और क्लासेस में यूज होते हैं। तो एजुकेशन में स्मार्ट क्लास है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बिना कंप्यूटर के संभव है, बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। तो स्मार्ट क्लासेस, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आपकी इस पर प्रोवाइड कर देते हैं इस एजुकेशन सिस्टम पे। इसमें पेन भी हो जाता है, बहुत सारी जॉयस्टिक, सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो जाती है। आपका लैपटॉप छोटा है, लैपटॉप हमारे पास दूसरा भी है, उसमें आपका टच स्क्रीन भी रहता है। टच स्क्रीन से हम कुछ भी चाहे वहां पे लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, जैसे आपने देखा कोटा से वो पढ़ा रहे, एक जने वहां से स्टार्ट कर दिया उन्हें पढ़ाना, और दूसरे जगह सब लोगों ने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद वो अपने पढ़ते नहीं। अब एक चीज और है, क्या कि हमारे पास इस समय नहीं है, हमने वो आपका पैकेज खरीद लिया, हमारे पास इस समय नहीं है, तो हम शाम के 4 बजे लॉगिन कर लेंगे, शाम के 4 बजे हमें वहीं से आपको पूरी एजुकेशन मिल जाएगी। तो टाइम पे आप डिपेंडेंट होना बंद हो गए। ठीक, अब कंट्रोल डिलीवरी और एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज आपने कितना सीखा, क्या किया। तो आपने देखा होगा आजकल जैसे जेई मेंस है, जेई एडवांस है, बिट्स का है, ये टेस्ट देते हैं, तो सारे टेस्ट ऑनलाइन हो गए। उन ऑनलाइन से फायदा क्या हुआ, उस ऑनलाइन होने से फायदा क्या हुआ, हाँ फायदा क्या हुआ आकांक्षा? सर जाना नहीं पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में जाना आ तो भी आपको गई पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा हाँ, सेंटर पे। आपने देखा होगा सेंटर पे, तो सेंटर तो आपको अलॉट होगा, उस सेंटर पे आपको जाना होगा, लेकिन वहां पे जाके आपको एक टाइम लिमिट के साथ वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपका जैसे ही वो एंड होगा, वहीं पे फिर आप उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो एट वहां पे स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद ये तो यहाँ ठीक, फिर भी जेई मेन से बाद में आता है आंसर। बिट्स प्लानिंग वाला जो है होता है, उसमें तुरंत आपको आंसर सामने आ जाता है कि आपने इतना स्कोर किया, अब उसको आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो अब आप जैसे आगे नेट का पेपर देंगे या गेट का पेपर देंगे, तो नेट या गेट के पेपर के लिए भी आपको ये इसी तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी। गेट का पेपर इस बार देखा था आपने, सारा ऑनलाइन हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपका जो नेट का पेपर आएगा, इसके बाद जब एमएससी करने के बाद नेट करोगे, तो नेट का पेपर भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, कंप्यूटर एजुकेशन रैपिडली इंक्रीजिंग इन द ग्राफ और नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। अब कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स जितने बढ़ते जाएंगे, तो आपने देखा मोबाइल का यूज करते करते अपन कंप्यूटर पे भी काफी काम सीख गए। ठीक है, नंबर ऑफ मेथड्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन यूज ए कंप्यूटर एजुकेट द स्टूडेंट। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हमने एक क्लासरूम के लिए सॉफ्टवेयर बनवा लिया, जैसे एनआईटी कालीकट है। ठीक है, हमारी लड़की वहां से अपने टाइमिंग पे उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम पे वो बैठेंगे, उतने टाइम तक वो अपने प्रेजेंटेशन देगी, प्रेजेंटेशन देने के बाद वहां पे ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप सोचो कि हम आगे बढ़ा लें टाइम, वो नहीं होगा।
एज इट इज उसी टाइम पे क्लास होगी, उसी टाइम पे आपको लेक्चर देना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको देना सब कुछ करना पड़ेगा और सारी चीजें ही बंद हो जाएंगी, ठीक है। और it is used for prepare database about performance of a student and analysis carried out on this basis। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोटा में आपने बच्चे को या किसी को भाई बहन को किसी को आपने एडमिट करा दिया, किसी ने क्लास के लिए करा दी, मान लीजिए मेंस की तैयारी के लिए करा दिया, तो हर मंथली वो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बेस पे आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट के बेस पे ही तो आपका ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही, ठीक है। तो ये सब भी आपका किस पे बेस है, कंप्यूटर पे बेस है, क्लियर। अब ये तो होगा यूजेस, ये तो होगा यूजेस। अब कंप्यूटर स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे बड़ी चीज है हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट कब से हुआ, कैसे कंप्यूटर आया, क्यों आया, कैसे आया। जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कैसे पढ़ोगे, है ना। तो सबसे पहले सोच के बताओ जरा कि सबसे पहले आदमी कैलकुलेशंस कैसे करता होगा। मकबूल आलम जी आप बताइए, सबसे पहले आदमी कैलकुलेशंस कैसे करता होगा। सर मैन्युअली करता होगा। नहीं मैनुअली तो वो बहुत बाद में आया, नंबर सिस्टम नहीं, जब मैनुअली तो तब करेगा जब नंबर सिस्टम उसको मालूम होगा। भाई नंबर सिस्टम ही नहीं है उसके पहले कैसे करता होगा कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशंस तो होती थी, और ये तो आदम के जमाने से भी होती थी कैलकुलेशंस, तो कैसे होती थी सर आई थिंक चीजों से पेबल्स माने पत्थरों से होती थी। क्या होती थी, पत्थरों से होती थी। तो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक भेड़ निकली तो उन्हें एक पत्थर उठा के उसके अंदर थैली के अंदर, आपने देखो थैली सिस्टम चलता था, उस थैली के अंदर उन्हें एक पत्थर डाल दिया, दो भेड़ निकली दो पत्थर डाल दिए। अब उन्हें यह पता नहीं है कि कितनी भेड़ है, बस इतनी भेड़ है, ठीक है। तो ये इस तरह से सबसे पहले आपका कैलकुलेशन आदमी ने काउंट करना शुरू किया, ठीक। अब आया नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 आदमी ने लाइनें खींचना शुरू किया, रोमन सबसे पहले रोमन, तो एक निकला उन्हें एक लाइन खींच दी, दो निकला दो, 3 4 उन्हें काट दिया, 5 हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशंस कैसे आया आपको, रोमन से। अब रोमन के बाद कैसे आया, भाई रोमन के बाद भी तो चला होगा ना आगे। हाँ नेहा आप बताइए कैलकुलेशन इसके बाद कैसे होगा। 1 2 3 काउंट करते हैं। अब ये तो पता चल गया। सबसे पहले कौन सी मशीन ऐसी इंट्रोड्यूस हुई कि जिससे हमने कैलकुलेशन फास्ट करना शुरू किया। एबेकस। एबेकस क्या होता? एबेकस सबने सुना है, एबेकस होता क्या? आपने देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं अपन लोग छोटे छोटे, तो हमारे माँ बाप हमको एक स्लेट जरूर देते हैं, वो कौन सी वाली, छर्रे वाली, ठीक है, जिसमें छर्रे डले रहते हैं, वो स्लेट जरूर देते हैं। उसमें एक होगा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते कि नहीं होते, कि सब बराबर होते? नहीं, हमेशा एक से काउंट होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3, इस तरह से एंड सो ऑन 10। तो अब इससे 10 अपन क्या करते थे उस समय, तो उससे केवल खेलते रहते थे, है ना, उसको आगे पीछे करते रहते थे, स्लेट को यूं यूं घुमाया और पटाक पटकी और गए छर्रे, ऐसे करते थे, है ना। तो अब उससे काउंट कैसे होता था भाई, आपको कोई चीज पता तो होना चाहिए कि एबेकस से भी काउंट होता था, तो कैसे होता था। देखो एबेकस में क्या होता था कि जैसे उसमें 10 वाली जो टेंस की आपकी बनी है, ठीक है, 10 बनी है, 10 वाले को आप क्या करते थे, ऊपर करते थे, एक बार हो गए ऊपर 10 काउंट हो गए। अगली बार हमने क्या किया, उन 10 को नीचे किया, कितने काउंट हो गए 20, और जस्ट बगल वाले को एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 10 किया,
फिर 10 ऊपर किया, फिर ये बगल वाले से 2 बढ़ा दिए, एंड सो ऑन। इसके आगे चले, फिर इसके आगे चले, फिर इस तरह से जैसे जैसे आगे ऊपर नीचे होता, ऊपर गए फिर नीचे आए, एक आगे बढ़ा दिया, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कब तक पहुंचेंगे, लास्ट 1 तक। इस तरह से सारी काउंटिंग होती है, ठीक है। अब ऐसे ही एक एनालिटिकल इंजन बन गया, ठीक है। देखा है कहीं तुमने 0 1 2 3 4 1, एक में 0 बन गया, दूसरे में 0 बन गया, तीसरे में 0 बन गया, और फिर वो आपस में चलते रहते थे। एक खत्म हुआ तो वो जैसे ही 0 पे आया अगले वाला 1 बढ़ जाएगा। होता है ऐसे कहीं? गाड़ी सबके पास है, मोटरसाइकिल या एक्टिवा सबके पास है, क्या होता है उसके माइलोमीटर में? माइलोमीटर में क्या होता है उसके? जैसे ही वो 0 होता है, 0 से 9 तक चलता है, 9 के बाद जैसे ही वो फिर से 0 आता है तो जस्ट बगल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? और ऐसे ही जब चलता रहता है, जैसे ही एक वाला भी 0 पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है, अगला 10 किलोमीटर पे पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही जब 10 वाला पूरा 99 पे पहुंच जाता है, फिर 0 आता है तो क्या हो जाता है, अगला वाला 100 पे हो जाता है। तो देखो अभी बंद तो नहीं हुई वो चीज, अभी भी चल रहा है वो इंजन कि नहीं चल रहा है? अभी वो इंजन चल रहे हैं अधिकतर जगह। अब वो चीज हो गई डिजिटलाइज में। डिजिटलाइज में भी वो चलता है, लेकिन सिस्टम यही है कि जैसे ये 0 होगा अगला वाला उसके बाद ये बंद बन जाएगा। क्लियर? जैसे आपको घड़ी का, जैसे आप घर पे जो वो लगे मीटर, बिजली के मीटर, वो कैसे चलते हैं? ऐसे चलते कि नहीं? 1 यूनिट हो गया, जैसे वो कट टिक 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 करके 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर? अब ये आते आते फिर आ गया सबसे पहला कंप्यूटर आया। सबसे पहला कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कब से स्टार्ट हुआ? 1946 से 1959, ठीक है। इसमें मेन चीज जो होती है कि इसकी साइज कितनी बड़ी थी। तो इसकी साइज थी एक कमरे के बराबर, ठीक है। साइज थी एक कमरे के बराबर। उसमें बहुत स्पीड नहीं होती थी, बहुत लोअर स्पीड होती थी। लोअर स्पीड के बाद इसमें हीट बहुत ज्यादा होती थी। क्या हीट क्यों होती थी? आपने बहुत पहले के समय में अगर आपने देखा हो, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व पढ़े हैं इंटर में? इंटर में वैक्यूम ट्यूब्स पढ़े हैं, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। डायोड वाल्व मतलब डबल वाला रहता था, ट्रायोड वाल्व में 3 निकले रहते थे, बल्ब जलते थे उनमें। क्या होते थे? बल्ब जलते थे। अब आप लोग अगर फिजिकली कभी अब बैठेंगे तो फिजिकली हम आपको वो दिखा देंगे कभी भी, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते थे, रेडियो। कभी किसी के पास बहुत पुराने जमाने का रेडियो पड़ा हो तो देखना उसमें, तो वहां Yes, पे sir. उसमें, हाँ, तो उसमें वो 5 लगते थे एक साथ सीरीज में, ठीक है। तो पांचों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके चलते थे, तो हीट हो जाते थे बहुत, और जैसे वो हीट हो जाते थे बंद हो जाता था। ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता था, जैसे वो हीट होते थे वो बंद हो जाते थे। अब आगे इसका एक नया फॉर्म आया, क्या आया? कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये आ गए नए। क्या आ गए? कंडेंसर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर। कंडेंसर क्या करता था? उस चीज को कंडेंस करता था, अपने अपने अंदर रख लेता था। और रेजिस्टेंस क्या करता था? वो बड़े वोल्टेज को घटा के छोटा कर देता था। और ट्रांजिस्टर क्या कर देता था? अगर जाना है तो एनपीएन और पीएनपी पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर आपने इंटर में, फिजिक्स में, ठीक है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो वो क्या करते थे? आपका ट्रांजिस्टर की आपकी वैल्यू होती थी, कभी एन पे लगाओ तो पी पे करंट जाएगा, एन पे नहीं जाएगा। इस तरह से नॉट पास में चलता था वो। तो जब ये आ गए तो ये आने के बाद क्या हो गया? सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगा। तो सीधी सी बात है, जहां एक इतना बड़ा बल्ब लग रहा था उस जगह पे इतना सा ट्रांजिस्टर लगेगा तो क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी। साइज छोटी हो जाएगी तो हीट भी कम होंगे, ठीक है, और स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 1959 से 1965 तक ये वाले कंप्यूटर आपके चले, सेकंड जनरेशन। अब आया थर्ड जनरेशन। क्या हुआ? एक आईसी बनाई। आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या काम होता था? एक छोटी सी चिप होती थी, उस चिप पर क्या करते थे हम? ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, रेजिस्टेंस, ये सब इसमें आपस में अंदर बना देते थे और डायग्राम बना के उसके अंदर कर देते थे, ठीक है। तो जैसे हम ये करते थे, तो क्या हो जाता था? एक छोटी सी आईसी बन गई। तो आपने देखा पुराने जमाने की टीवी आपके घर पे रखे होंगे, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी रखे होंगे, वो पीछे सीआरटी
CRT माने कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब वाले जो पुराने जमाने के वो रखे थे, बड़े बड़े होते थे, आपको ध्यान हो टीवी, है ना, साइज में बड़े होते हैं। आजकल तो वॉल पे लग जाते हैं, ठीक है। LED है, LCD आपको लगे। पहले क्या होता था, वो बड़े बड़े टीवी होते थे, अभी तो होंगे घर में कई कई लोगों के, है ना। तो वो क्या करते थे, उनमें वो छोटे वाले आईसीज आपके लगने शुरू हुए थे। तो वो आईसीज से क्या हुआ, और कंडेंस हो गया चीज, आईसी से और कंडेंस हो गई चीज। तो जब और कंडेंस हुई चीज तो क्या हो गया, स्पेस आपकी क्या हो गई, घट गई, साइज घट गई। साइज घट गई, हीट क्या होंगे, कम हीट होंगे, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब आ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये 1971 से 1980s तक इसमें यूज किया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दैट मींस क्या हुआ कि अभी अपन जो क्या कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आपने रेजिस्टेंस यूज की, रेजिस्टेंस की जगह आपने आईसी यूज की। अब बहुत सारी आईसीज को मिला के, क्या, बहुत सारी आईसीज को मिला के हमने क्या बना दिया, एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। क्या बना दिया, एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। तो क्या होगा, जब इतनी आईसी लगी है हर जगह, वो घट के कहाँ गई, एक छोटी सी बोर्ड पे आ गई। जब एक छोटे से बोर्ड पे आ गई तो क्या बन गया, वो और छोटा हो गया कंप्यूटर, हो गया, साइज भी छोटी हो गई, स्पीड भी बढ़ गई, हीट भी कम होने लगे, लेकिन तब भी एसी आपको चाहिए पड़ते थे। अब इसके बाद लास्ट जो आया आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आप क्या किया, यूएलएसआई यूटिलाइज, जो आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो इसमें क्या किया, जो VLSI थे, VLSI को हमने क्या कर दिया, और कंप्रेस करके उसमें 4 VLSI मिला के एक VLSI बना दिया। तो ये क्या हो गया, और साइज छोटा हो गया। जो आजकल के माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर वाले आते हैं वो सब ये इंटेल के सारे यही आते हैं, ठीक है। अब जो पहले यूज होता था मेनली ये, इनका जो लास्ट जनरेशन जो अभी इस समय चल रही है, इनका यूज कहाँ है, ये ऐसा क्या हो गया इनमें कि जो है बहुत अच्छे हो गए ये कंप्यूटर, इसके बाद कोई जनरेशन ही नहीं आ रही, है ना। जनरेशंस के उन्होंने पार्ट कर दिए, जनरेशंस के उन्होंने पार्ट कर दिए, लेकिन जनरेशन आप फिफ्थ जनरेशन आज भी है, और वर्ड्स अभी तक यही चल रहा, ठीक है। उसके पार्ट्स कई कर दिए हमने। तो होता क्या है, इसमें AI यूज किया गया, AI और KIPS। AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और KIPS किप्स मींस होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नोट कर लीजिए इसको, AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और KIPS मींस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, हो गया। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, कैसे होती वेदर फोरकास्टिंग, आप एक डेटा देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को डेटा दे देंगे, दिल्ली में ये बारिश हो रही है, बादल दिल्ली में इतने हैं इस समय, और इनकी हवा का रेट ये है, हवा का रेट ये है। तो कैलकुलेशंस करके ऑप्टिमाइजेशन, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये लगभग कितने दिन में झांसी आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 दिन या 2 दिन, कितने घंटे में ये झांसी आ जाएगा, तो बारिश होगी झांसी में। तो फोरकास्टिंग क्या कहते हैं, झांसी में कल पानी गिरेगा। अब हवा का रुख यदि चेंज हो गया, डायरेक्शन अगर हवा का चेंज हो गया, तब क्या होगा, वो पता लगा झांसी में गिरना था, वो रही चला गया पानी। फिर कहेंगे साहब वेदर फोरकास्टिंग तुमने ये की थी कि झांसी में पानी गिरा, झांसी में दिन पानी नहीं गिरा, ठीक है। तो यही चक्कर हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है, ये पुलिस में यूज होता है। कैसे, हमने एक कोई भी आदमी है, उसको जो है हमने एक फिगर बनाई, उन्होंने कहा हाँ भाई आपके चोर थे, हाँ साहब थे दो। उन्हें कैसे बताएंगे आपके चोर थे, एक किसी ने इस साइड से देखा है, किसी ने इस साइड से देखा है, किसी ने सामने से देखा है। तो जो इस साइड से देखेगा उसको ये फेस दिखाई देगा, जो इस साइड से देखेगा उसको ये फेस दिखाई देगा, जो सामने से देखेगा उसको ये दिखाई देगा, है ना। ये कुछ और दिखाई देगा भाई, सामने से जो देखा इतने हिस्सा से दिखाई देगा, ये तो नहीं दिखाई देगा उसको, है ना। तो हमने वो देखा, उन तीनों को सामने बैठाला और एक रफ ड्रॉ किया, जो अपने यहाँ SSP ऑफिस में बना हुआ है सिस्टम, हम लोगों ने बनाया हुआ है इसको। तो उसमें क्या करते हैं, हाँ एक रफ ड्रॉ किया। उस रफ ड्रॉ में हमने फिर हमने पूछना, अब होता क्या है कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो क्या करेगा, या तो अपनी दाढ़ी मूंछ हटा लेगा या कोई सिंबल लगा लेगा। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को, उस सारी चीज को हटाते जाते हैं, या उसको उन्हें कहा अच्छा ठीक है, अच्छा उसकी मूंछ ऐसी थी
तो उन्होंने लिया वैसी लगा दी, बहुत सारे नीचे पड़े रहते हैं, डाला के हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया। अच्छा ठीक है, उनकी दाढ़ी ऐसी थी, छोटी दाढ़ी थी, तो उन्होंने छोटी दाढ़ी बना दी। तो एक रफ फिगर बन के आ जाती है कि रफ स्किन ये है, उससे मैचिंग करके जैसे हम कंप्यूटर पर डालते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी आपके क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे सामने आ जाते हैं। इस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री एंड जनरेशंस। अब कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, तो कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, जैसे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, इट इज सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो हम घर पे यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, ये सारे क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। इससे आपका केवल अपना काम होता है, पर्सनल काम होता है। दूसरा होता है वर्क स्टेशन, ये लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स होता है सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउएवर मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, यानी मोर पावरफुल हो गया। जैसे मान लिया हम लैब में बैठे हैं, लैब में कुछ कंप्यूटर्स हम बहुत अच्छे रखते हैं, उन कंप्यूटर्स को आपस में लिंक लेन के थ्रू अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो वो जब लेन मानो तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से यूज करते हैं, वर्क स्टेशन से यूज कर लेते हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट में यदि हम कंप्यूटर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो वर्क स्टेशन लगा लिया वहां पे और फिर काम चल गया। फिर होता है मिनी, तो अब इसमें क्या होता है, मिनी कंप्यूटर सिस्टम्स में बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, वो एक सर्वर पे कर दिया हमने, उसे अटैच कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन वो कहां से लेते हैं, सर्वर से लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे आईटी बिल्डिंग में आप जाओ तो कोई सर्वर लगा, जैसे मान लिया आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपने फॉर्म तो भरा ही हुआ ना, परीक्षा का, एडमिशन का फॉर्म भरा हुआ, एडमिशन का हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम है वो। ठीक है, तो एडमिशन के फॉर्म में क्या करते हो आप, सारी डिटेल्स भरते जाते हो, सेव कहां होती है, सेव कहां होती हो, आपके यहाँ नहीं होती सेव, सेव हमारे यहाँ होती है, हमारे सर्वर पे सेव होती है। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम भी है, मेन फ्रेम में और ज्यादा आप लगा दिया। और सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर में हम एआई और केआईपीएस का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े जैसे कानपुर, एचबीटीआई कानपुर है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, एनआईटी कालीकट है, एनआईटी कोची है, यहाँ पे आपको सुपर कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स में आप डेटा डालेंगे और डेटा से वो प्रोसेस करके वो आपके इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में निकाल के दे देंगे, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में निकाल के दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया ऑपरेशन सिस्टम्स। अब कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है। अब कहोगे ये क्या कह रहे सर हैं, कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसी को मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी का आउटपुट आपको देगा। अगर हम गलत देंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन आएगी ना, जी नहीं आएगी। कैसा, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देंगे तो गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी कि सही आ जाएगी, यस सर, है तो गलत आएगी, गलत आएगी। यानी जैसा हम जैसे डेटा देंगे, देंगे हाँ, ऐसे जैसे जो भी हम डेटा यूज करते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। इनपुट का काम क्या होता है, आउटपुट कि सारा डेटा जो कंप्यूटर को देना, जो भी डेटा है वो कंप्यूटर को देना, वो सब क्या कहलाता, इनपुट। ठीक है, कैसे देते हैं वो भी आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको जो है स्टोर करें। ठीक है, क्योंकि डेटा है तो इसको स्टोर करोगे तभी तो आगे उससे प्रोसेस कर पाओगे आप। ठीक है कि नहीं, तो अब पहले काम क्या है, टेक इनपुट द प्रोसेस द एंटायर डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी डेटा लिया और हमने कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया। वो जो डेटा हमने दिया वो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा, और जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे वैसा उसको प्रोसेस करके वो बाहर निकालेगा। बाहर कैसे निकालेगा, आउटपुट फॉर्म में। तो प्रोसेसिंग करेगा डेटा की, चाहे वो अर्थमेटिकली हो या लॉजिकली हो, और डेटा को कन्वर्ट कर देगा यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने, रिचा सामने देखो, ठीक है, समझो उस चीज को जो हम बता रहे हैं। क्या बताया हमने प्रोसेसिंग में, रिचा
सर आपने बताया कि पहले हम लोग इनपुट करेंगे, फिर उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करेंगे ताकि हाँ। उसको प्रोसेस कर पाए, मतलब कैसे हमने प्रोसेस, कंप्यूटर। कैसा प्रोसेस, वो हमने बोला ना, क्योंकि आप साइड में मत सॉरी देखो वो बेटा, सुना। बेटा साइड में मत देखो, जरा सॉरी सी सर। देर में हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसके बाद समझ में नहीं आया, फिर वो केवल पढ़ना हो जाता है। ठीक है, वैसा तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, सब मिल जाएगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो। ठीक है, तो प्रोसेस किया हमने, Sorry. प्रोसेस कैसा, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कैसा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अर्थमेटिक हो गया। लॉजिकल, एंड और नॉट पढ़े होंगे आपने। रिलेशनल, रिलेशनल कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये सब कैसे रिलेशनल हो गए। तो ये सारे ऑपरेशंस जो भी आपको यूज करने, ऑपरेशंस यूज किए, ऑपरेशंस यूज करने के बाद उसको डेटा को अपने आउटपुट इन्फॉर्मेशन में भेज दिया। तो आउटपुट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, वो हम आगे बताएंगे आपको। आउटपुट इन्फॉर्मेशन में ले लिया हमने, अब पूरा जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर को, आपने वर्कफ्लो को आप कंट्रोल करेंगे और फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट का काम केवल यही होता है, कैसे इनपुट करना है, क्या प्रोसेस करना है, क्या आउटपुट करना है, इसके बाद उसकी एल्गोरिथम लिख देते हैं, फिर प्रोग्राम बना देते हैं। तो इस तरह से हर एक कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम चलता है। अब आ गया आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का क्या काम होता है कि जो भी विद द हेल्प ऑफ दिस वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में सारा डेटा आपका जो है कर भेजते हैं, किसके थ्रू, लिंक, किसके, यूजर और कंप्यूटर। यूजर मींस हम, है ना, यूजर माने हम, और कौन, कंप्यूटर। यूजर से कंप्यूटर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, देखिए ये कीबोर्ड है, दिख रहा होगा कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड है, बारकोड स्कैनर है। ठीक है, ये साइड में लगा, आपने देखा होगा जब भी आप बाटा की दुकान पे या किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं तो स्कैन करके वो इसी से अपना बारकोड स्कैन कर लेते हैं और आपको आगे जाए। माउस है, ठीक है, ये जॉयस्टिक है, फिर स्कैनर है। ठीक है, कैसे स्कैन करना है, कॉपी, आप कोई भी चीज को स्कैन करना है, स्कैन के लिए। फिर वेबकैम है, तो इससे क्या, वेबकैम से हमारा ये हम जो आप जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो वेबकैम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मेनली बात आती है एक एक चीज पे हम उठा के देखें। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो अकेला कीबोर्ड ही काफी बड़ा है। ठीक है, कीबोर्ड में इतना समझ लीजिए कि कीबोर्ड में की कितनी होती है, 104। 104। क्यों, अकेले जरूरी है, 107 नहीं हो सकती, 107 नहीं हो सकती, 120 सर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में तो 104 ही होती हैं। नहीं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 होती हैं। ओके, ठीक है, 101 Okay. कीज होती हैं आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड 101 होती है। फिर 104 कब आती है, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें 3 की आपकी विंडोज की लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता, 3 की लग जाती है विंडोज की, उससे एक तो विंडोज ओपन हो जाएगा, शट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब 107 कब हो जाता, 6 क्यों नहीं हुआ, भाई 6 भी तो हो सकता था। 106 का कोई कीबोर्ड नहीं आता, 107 आता, 3 की आती, पावर अप हो जाती है, डाउन हो जाती है और स्लीप हो जाता है मॉनिटर। ठीक है, तो ये हम 3 काम उससे करते तो 107 का हो गया। फिर आता है MM कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का क्या काम होता है, उसी में साइड से आप साउंड बढ़ा लीजिए, स्क्रीन बड़ी कर लीजिए, स्क्रीन छोटी कर लीजिए, सारे सिस्टम्स में लग जाए। 120 कीबोर्ड का होता है। तो ऐसे की बढ़ाते चले जाओ, कितनी की बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, नहीं जैसे बनाया हमने जैसे 70, सबसे पहला जो कीबोर्ड था वो 76 कीज का था। ठीक है, उसमें ये नम पैड वगैरह नहीं होता था, ये नम पैड साइड में नहीं होता था। तो कितनी कीज हो सकती है मैक्सिमम, कहीं पढ़ा या नहीं, नो सर, कहीं नहीं पढ़ा। मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती हैं, अच्छा बिट और बाइट पढ़े हैं, यस सर। हैं?
पढ़े ना, बिट क्या होता? बिट क्या होता? बाइट्स क्या होती? सर स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे बिट बना के बाइट बनाते हैं। छोटे छोटे बिट, वो हथौड़ी वाले बिट बनाते हैं कि छोटे छोटे? वो भी तो बिट नहीं होते हैं ना, सर, छोटी छोटी कील ली उसको ठोक दिया, वो बिट, वो वाले स्मॉलर बिट। यूनिट्स ऑफ डाटा मेजरमेंट होती हैं। बेटा सुनो, हाँ आपको बता दे, समझा दो उस चीज को। देखो बिट हमेशा होती है दो, कौन कौन सी? 0 या 1, 1 है ना? अच्छा, आपने पढ़ा हुआ दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक एनालॉग, एक दूसरा डिजिटल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एनालॉग प्रॉपर्टी और डिजिटल प्रॉपर्टी। तो घर में देखा होगा आपने, घड़ी होती है, घर में घड़ी देखो सबके पास है, देखो उठा के, या घर में जो क्वार्ट्ज घड़ी टंगी है उसको Yes, sir. देखो, उसको देखो कैसे चल रही है उसकी सेकंड वाली सुई। अभी देखो जरा सेकंड वाली सुई कैसे चल रही है। कंटिन्यूअसली। नहीं, रुक रुक के चल रही हुई, एक टिक 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 ऐसे चल रही होगी, चल रही है। Yes, sir. एक टिक 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 इस तरह से चलती जाएगी, एकदम यू फ्लो में नहीं चलेगी। जैसे पहले अपन चाबी वाली होती थी घड़ी, चाबी वाली घड़ी में क्या होता था, सीधा फ्लो चलता था। अब क्या होता है, डिजिटल जो घड़ी है वो 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 माने रुक गई, 1 माने आगे चली, 0 1 0 1। तो ये बिट्स पे चलती है सारी क्वार्ट्ज घड़ी, देख लिया आप 0 1 पे चलती है। ठीक है, जिस किसी भी दिन देखना हो तो हमारे चैम्बर में आ जाना, तो हम दिखा देंगे। दोनों तरह की घड़ी लगी है हमारे यहाँ, डिजिटल भी, एनालॉग भी लगी है और डिजिटल भी लगी है। ठीक है, जब कभी आना हो, सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक सामने मेरा ऑफिस है, चाहे जब आके देख सकते हो, दोनों तरह की घड़ी लगी है। ठीक है, वो केवल यही समझाने के लिए कि देखो ये एनालॉग है, ये डिजिटल है प्रॉपर्टी। तो ये 0 1 होता है। तो आपके ऊपर कितने में? 2। अच्छा, 8 बिट से मिलकर भी एक बाइट बनता है। कितने बिट से मिलकर बनता है? 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। अब कॉम्बिनेशन क्या बने? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 to the power 8, यानी कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 2 to the power 8, दैट मींस 256, यानी 256 कैरेक्टर आपके एक तरह से बन सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है? 256। ठीक है, अब इस कीबोर्ड में देखिए आप F1 F2 F3 F4 ये लिखे रहते हैं, इसका क्या मतलब होता? F1 F2 F3 F4 ये लिखे रहते हैं ना। कुछ होते हैं कि खाली फालतू में F1 F2 F3 लिखे रहते। So I guess these are functional keys. हाँ, तो फंक्शनल की क्या मतलब होता? फंक्शनल का अच्छा देखो, सबसे पहले सिंपल बताएं हम, जैसे Q से लेकर P तक, A से लेके L तक, Z से लेके M तक, ये तो होती हैं आपकी अल्फाबेटिक कीज। क्या कहलाती हैं? अल्फाबेटिक कीज। 0 जो 1 से लेकर के 0 तक, ये कहलाती हैं आपकी न्यूमेरिक कीज। ठीक है, 1 से लेकर के 0 तक ये कहलाती है न्यूमेरिक कीज। नम लॉक जब आपको ऑन रहता है तो इसके क्या होते हैं, जितने भी साइड में बटन्स होते हैं वो सारे नंबरिंग में चलते हैं। जैसे ही नम लॉक ऑफ कर देते हैं वो सारे, उसके ऊपर जो कमांड लिखा रहता है होम है, होम माने क्या है? स्क्रीन के टॉप पे चले जाओ। एंड माने क्या है? नीचे आ जाओ सबसे लास्ट में। ऊपर नीचे के कर्सर चारों तरफ के बने वो चले जाओ। पेज अप पेज डाउन से पूरा पूरा पेज अप होगा, पेज डाउन होगा। ठीक है, ये सब चीजें डबल डबल होती हैं सारे कीबोर्ड्स में। ठीक है, एंटर भी आपका डबल होगा। एंटर माने नेक्स्ट, जो भी चीज आप कंप्यूटर पे जाना है एंटर कर दीजिए। अब आपने देखो 1 2 3 4 इन सब के ऊपर कैरेक्टर्स बने रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे 1 के ऊपर क्या साइन बना है? वन के ऊपर क्या साइन होगा? सर एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। 2 के ऊपर सर एट द रेट। 2 के ऊपर @ 3 के ऊपर सर हैश, फिर डॉलर, फिर परसेंट, फिर डॉलर, फिर परसेंट। फिर ये नहीं पता। पता होना चाहिए ना।
भाई आप रोज इस्तेमाल करते हो, कोई छोटा भैया आपका आके खड़ा हो जाए, ये क्या है, तब क्या जवाब दोगे इसको? दिस इज कॉल्ड कैप, दिस इज कॉल्ड कैप। ये आपका सी लैंग्वेज में आपको जब पावर चढ़ानी होती है तो यूज करते हैं। जैसे 2 to the power 3 लिखना है तो 2 कैप 3 लिख देंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर? ये पावर चढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज 7 के ऊपर And 7 के ऊपर क्या बना है? एंड का सिंबल एंड नहीं, एम्परसेंड। एंड और एम्परसेंड में अंतर होता है, ठीक है? ये कौन क्या, ये एम्परसेंड बोलते हैं बेटा इसको, एंड नहीं बोलते हैं। एंड तो सिंपल आप सिंपल एंड बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है एम्परसेंड। एम्परसेंड क्यों करते हैं इसको? क्योंकि ये कॉनकैटिनेस के लिए यूज करते हैं इसको। जैसे दो आपके टेक्स्ट हैं, दो टेक्स्ट को जोड़ना है तो हम एम्परसेंड यूज करते हैं, तो टेक्स्ट आपका जुड़ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्टार, स्टार इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर? नेक्स्ट इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है? ये नेक्स्ट राइट पैरेंथेसिस, फिर हाइफन, फिर प्लस, इक्वल, अंडरस्कोर, इस तरह सारे आपके कमांड्स हैं सारे। अब आएगी मेन बात क्या है कि जो F1 F2 फंक्शनल कीज क्यों हैं? क्या होता है हर लैंग्वेज में, हर पैकेज में इनका अलग अलग यूज है। इनको फंक्शंस को आप डिफाइन कर सकते हैं उस लैंग्वेज में या उस पैकेज में, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और वो पूरा फंक्शन आपका F1 से चल जाएगा। जैसे F1 माने हेल्प, अधिकतर पैकेज में आपने देखा F1 जैसे आप प्रेस करोगे उसकी हेल्प आ जाएगी। यानी कहीं कोई भी पैकेज में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे तो वहां पे उसकी सारी फैसिलिटीज, क्या क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं आ रहा आपको समझो, वो सारी चीज यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? तो जैसे वर्ड आप चला रहे हैं, वर्ड में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, कैसे समझे इसको, तो क्या करोगे आप, F1 प्रेस करोगे। F1 जैसे प्रेस करोगे साइड में एक हेल्प की स्क्रीन बन जाएगी। उस हेल्प स्क्रीन पर उस समय जो स्क्रीन चल रही है केवल उसी का आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। क्लियर? समझे? उस समय का जो स्क्रीन होगी उसका आपको डिस्प्ले दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये F1 है, F2 है, ये लैंग्वेजेस में बहुत काम आते हैं। F2 फॉर रन, कोई प्रोग्राम रन करना है, F4 फॉर कंपाइल, कंपाइल करना है आपको, एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है। इस तरह सारे फंक्शंस आपके हर लैंग्वेज में डिफाइन रहते हैं। यानी F1 से क्या होगा, F2 से, ये क्या पूरा फंक्शन एक साथ हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल कीज। क्लियर? अब इस कीबोर्ड में कुछ समझना हो तो बताओ, फिर आगे चलें। कुछ चीज रह गई हो तो ठीक है, फिर आगे चलें फिर हैं। नेक्स्ट इज माउस, ठीक है? माउस देखो, आपने देखा होगा माउस 2 बटन होता है, 3 बटन होता है, स्क्रॉल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, कई तरह के माउस होते हैं और एक वायरलेस माउस होता है। तो 2 बटन जिसमें 2 बटन होते हैं वो 2 बटन माउस होता है, जिसमें 3 बटन होते हैं वो 3 बटन माउस होता है, जिसमें तीसरे बटन की जगह पे क्या होता था, स्क्रॉल, एक पहिया लगा रहता, तो उस पहिए से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो कहलाता है स्क्रॉल बार। और आपने देखा होगा जैसे माउस को उठाओ तो लाइट आ जाती है उसके नीचे, तो ऑप्टिकल माउस होते हैं, उसमें नीचे सेंसर लगा रहता है। क्या होता है नीचे? सेंसर लगा रहता है। और बाकी उसमें बॉल होती है नीचे, इसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है। तो जैसे आप लाइट लगाओगे तो सेंसर से लाइट जलाएंगे। तीसरी तरह का क्या होता है कि आपने जैसे किया उसमें कोई वायर नहीं हुआ, तो वायरलेस माउस कहलाता है, ठीक है? उसकी एक यूएसबी आपकी किसमें लगी रहेगी, कंप्यूटर में लगी रहेगी, और बाकी आप इसको यूज एज इट, बैटरी उसमें सेल लगे रहते हैं, तो 2 सेल के थ्रू वो चलता रहता है। जब सेल डाउन होंगे तो आपका माउस चलना बंद हो जाए। जॉयस्टिक किस काम के यूज आता है? जैसे गेम खेल रहे हैं आप, तो गेम खेलने के लिए आपको गेम आए दाएं बाएं और फिर गोली चलाना है, कुछ भी इस तरह से जॉयस्टिक यूज करना है। अब जो आपका यूजफुल कौन सा है, ये दोनों जो साइड में दिए हैं, जैसे स्कैनर, आपने देखा होगा अधिकतर उनका ये चीज भेज दीजिए। तो अब तो आपके पास स्कैनर मोबाइल में भी है, स्कैनर आपका मोबाइल में भी है, ठीक है? लेकिन ये स्कैनर और उस मोबाइल के स्कैनर में थोड़ा सा अंतर है। इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है और जो मोबाइल का कैमरा होता है उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमें केवल इतनी बाइट्स का चाहिए, देखो फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने में ये आता है कि स्कैन करके हमें बाइट्स, इतने बाइट्स में भेजिए, आता है। तो उतने बाइट से ज्यादा होंगे तो आपको उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है। फिर आया वेबकैम। वेबकैम से क्या होता कि आप सीधे सीधे सामने बैठे हैं आपके यहाँ। अच्छा, माइक, माइक भी क्या काम में आता, इनपुट डिवाइसेस है, ऑडियो डिवाइस है। इनपुट ऑडियो डिवाइस कैसे, जैसे हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, हम इनपुट कर रहे हैं आपको आउटपुट, आउटपुट माने साउंड। आउटपुट Clear? मल्टीमीटर। तो ये आपका मेन हो गया इमेज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, अब ये देखिए फुल व्यू हमने आपको दिखाया कंप्यूटर का, क्या क्या है। ये देखिए यहाँ से बाइट्स वगैरह चल रही हैं, फिर देखो ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन से फिर ये आप सीधे उसको डाल रहे हैं, फिर वेवफॉर्म, ये पूरा कंप्यूटर बना है, ठीक है। किस तरह से वर्ड इसमें सब ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये फुल व्यू है कंप्यूटर का, तो इसमें सारे कंप्यूटर्स आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट, अब इनपुट डिवाइस हो गया, तो इनपुट के बाद दूसरा काम क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारी जितनी डेटा प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो स्टोर करना हो, चाहे उसके रिजल्ट निकालना हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस लेने हो, ये सारे ऑपरेशंस कौन करता है, सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, इटसेल्फ हो गया, इसके कौन सा एएलयू। एएलयू माने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जिसके अंदर हम सारा कैलकुलेशंस जितना भी होता है वो सारा करते हैं, तो क्या कहलाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी में क्या काम आता, रैम, रोम, रोम, ईपीरोम, ये सारे आपके मेमोरी के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी पार्ट्स। अभी हम आगे मेमोरी बताते हैं फिर आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, मेन कंट्रोल यूनिट से एएलयू जुड़ा रहता है, एएलयू से आपकी मेमोरी जुड़ी होती है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ जाता है, मेमोरी में। मेमोरी में जाने के बाद वो कंट्रोल यूनिट से फिर वो पूछेगा कि इसका क्या कैलकुलेशन करना है, वो किया, एएलयू से फिर वापस कंट्रोल यूनिट में आएगा, फिर कंट्रोल यूनिट से वो डेटा फिर कहाँ चला जाएगा, आपके आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू, और तीसरा मेमोरी, ठीक है, तीसरा मेमोरी। अब मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जैसे आदमी का जो हम लोग हैं, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन। ब्रेन, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर का भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी भी मेमोरी है, उसकी मेमोरी अगर खराब हो गई तो सब बेकार हो गया उसका काम, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम मेमोरी 3 तरह की होती है, मेमोरी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, कैश मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और तीसरे तरह की मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो अब हम पहला कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी किस तरह, ये हाई डेफिनेशन सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ये सीपीयू में होती है, और इसका मोस्ट काम क्या होता है कि जैसे इसके पास कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है वहीं पे। आपने देखा होगा कैश, यदि कैश मेमोरी में जो डेटा आपने कभी कभी देखा होगा, लॉगिन किया आपने, सर्च की कोई चीज, तो अगली बार जब आप सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है उस जगह पे, है ना। जैसे वर्ड में आप, जैसे आपने बार में आपने लिखा HTTP UPPCL ऑनलाइन कर दिया आपने, एंटर किया आपने, जैसे वो आपको मेमोरी में उस समय तक बना रहेगा। तो जैसे ही आपने दोबारा किया UPP, और ऑटोमेटिक आपकी पूरी लाइन आ जाएगी, UPPCC ऑनलाइन आ जाती है नहीं। जैसे BU झांसी लिखा, तो अगली बार जैसे आप एंटर करो तो B लिख पाओगे, BU ऑनलाइन तुरंत आ जाएगा। तो कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा काम होगा, लेकिन कैश मेमोरी जितनी ज्यादा का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा पावर यही लेती है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगी यही होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि ये बनती सेमीकंडक्टर पे ही है। ये पूरा प्रोग्राम शॉर्ट पीरियड के लिए पूरा प्रोग्राम जल्दी से करके आपको हम मेन मेमोरी में दे देता है। मेन मेमोरी कौन सी, रैम है, वो भी आगे बता रहे हैं, ठीक है। कैश मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, मेन मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की तो 1 TB और DB में सब पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस क्या है
कि कैश मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी, बहुत छोटी कैपेसिटी होती है, और ये बहुत जो है एक्सपेंसिव है, यानी इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। अब आएगा प्राइमरी मेमोरी, यानी जो काम मेन होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी। इसके बगैर आपका सब बेकार है। तो आपने देखा होगा, आप लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में 2 मेमोरी होती है, एक तो आप कार्ड लगा लेते हैं, कि नहीं लगाते, और एक उसकी Yes, sir. इंटरनल, हाँ Yes, एक sir. उसकी एसडी कार्ड जो लगा लेते हैं, और इसके अलावा एक मेमोरी उसकी ओरिजिनल होती है। किसी में 16 GB होगी, किसी में 8 GB होगी, किसी में 12 GB होगी, जितनी भी उसकी मेमोरी हो होगी। और प्राइमरी मेमोरी उसकी होगी 2 GB, 4 GB, 8 GB और इतनी होगी, ज्यादा नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है, उसका काम क्या है, सबसे पहले डेटा कहाँ था, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। प्राइमरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा इन इंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। इस समय कंप्यूटर ऑन किया, जितनी चीजें होती हैं सब ऑन हो जाती है, ठीक है। और ऑन होने के बाद जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, वो सारा डेटा खत्म, सारे डेटा खत्म, लाइट गई और वो डेटा गया। यानी जो हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा गया। दैट मींस किस टाइप की मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, नॉन हाँ। तो मतलब ये जो है आपकी तुरंत आपकी गायब, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस पे भी बनती है। अब ये क्या होता है इसमें, कि जितना भी रैम का काम होता है, रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म लिखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम माने कहीं से भी, रैंडम माने कहीं से भी, दैट मींस उसको सर्च नहीं करना, उसको जो स्पेस मिली उसी पे वो काम करना शुरू कर देगा, सोचता नहीं है वो, ठीक है। रोम, रोम का क्या मतलब होता, रीड ओनली मेमोरी। रीड रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता, जैसे बायोस होता है, इसका हर कंप्यूटर में बायोस होता है। बायोस माने होता है बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बायोस होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी आप देखते हो। तो कैसे देखते हो, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, वो अपने आप उसके अंदर जो जो माइक लगा है, माउस लगा है, क्या क्या चीजें लगी, वो सारी चीज स्टोर रहती है उसके अंदर, सीधा सीधा वो ऑन करके आपको सामने रख देता है। करता है कि नहीं, कंप्यूटर ऑन करते हो आप तो सबसे पहले कहाँ जाता हो, सबसे पहले रोम पे जाता है, बायोस पढ़ा उसने, बायोस में उसकी सारी डायरेक्शंस रहती हैं कि सी कॉलम में हार्ड डिस्क लगी है, ए में क्या लगा है, बी में क्या लगा है, कितनी उसकी वो है, सारी चीजें उसमें डिक्लेयर पहले से रहती हैं, अपन सेव कर देते हैं बायोस में। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर खुला और सीधा ब्लैंक रुक गया वहां पे, क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं कि अब हम आगे कहाँ जाएं, ठीक है। तो बायोस की सेटिंग में जाके कभी सीमॉस कहलाती है इसकी बैटरी, सीमॉस बैटरी कहलाती है, वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है कभी कभी, क्यों, क्योंकि बैटरी वीक हो जाती है, बैटरी वीक हो जाती है कम से कम 4 या 5 साल बाद। जैसे 4-5 साल बाद होते हैं कंप्यूटर आपका, तो जैसे आपने लैपटॉप खोला, पता लगा वो फिर से उसमें सब भरना पड़ रहा है आपको कि मेमोरी इतनी है, ये हार्ड डिस्क इसमें ये वाली लगी है, ये चीज है, ये सारी चीजें आपको देखनी। नेक्स्ट, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता, ये तो ना इसमें है, ना उसमें है, ना बुक में है, ये तो ना इसमें है, ना उसमें है, ना बुक में है। ये क्या, इन्हें एक अलग से बढ़ा दिया। तो प्रोग्राम माने होता प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपने देखा होगा, बाजार जाते हो, है ना, बाजार जाते हो तो एक स्क्रीन चल रही है किसी की दुकान पे, चलती चली जा रही है ना, उस पर कुछ ना कुछ वो एक चीज है, वही अपने रिपीट करता जाएगा वो। उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम डाल रखा है, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम, उसकी चिप में एक प्रोग्राम डाल रखा है, वो केवल उसी का एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, उसी का एडवर्टाइजमेंट वो करेगा। आपने देखा इलाइट वगैरह पे कई जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, क्या होता है, बैठ के कोई चलाता है उन्हें, कोई नहीं चलाता बैठ के, उसके जो है चिप में वो पूरा प्रोग्राम डाल दिया जाता है, और जैसे ही उसको ऑन करेंगे वो चलना, वो बस वही चीज चलनी शुरू हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं चलेगा।
ठीक है, जहां से उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक एडवर्टाइजमेंट मान लिया तुम्हारा, नेट चल रहा है, आ रहा है भी आवाज? यस सर। हाँ, कभी कभी क्या होता है, सर यस सर। हाँ, ईपीरोम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, अब उस एडवर्टाइजमेंट वाले ने पैसे देने बंद कर दिए कि हमारा तो अब लग ही गया, हम काहे को पैसे दें, हमारा तो चलेगा ही चलेगा, प्रोम में है तो चलेगा, नहीं चलेगा भाई, प्रोम में है तो क्या करेगा वो, ऑटोमेटिक तुम दो पैसे और चाइना दो तो चलना शुरू हो जाएगा। तो उस चिप को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में अटैच करके उसका प्रोग्राम इरेज कर देते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाता है और मुझे पूरा प्रोग्राम फिर लाके प्रोम में लगा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एडवर्टाइजमेंट का चलता है। ठीक है, अब जो मेन मेमोरी है ये आपकी क्या, सीपीयू एक्सेस करता है, इसी से पूरा सीपीयू इसी से एक्सेस करता है। इसमें अब आप एग्जांपल के लिए सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी लगाई आपने, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का क्या काम होता है कि यहाँ पे सारा डेटा अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, सारा डेटा स्टोर करते हैं। और ये पूरी की पूरी जो है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। क्या एक्सटर्नल मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी कैसे तरह की, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल की मतलब लाइट चली है कोई बात नहीं, जब ऑन करोगे फिर से आप पेन ड्राइव लगाई, फिर से वो डेटा पढ़ लो। ठीक है, ऐसे करते क्या नहीं करते? तो दीज यूज स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी को परमानेंटली आप स्टोर करना हो तो अपन क्या कर देते हैं, ये आप यूज करते हैं। कौन कौन से, जैसे सीडी रोम है, डीवीडी है और हार्ड डिस्क है ना, ये सब क्या है, पहले सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी से हम क्या कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में इसको स्टोर कर देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, बाद में हम कभी भी इसका यूज करना चाहें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप की, मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कैसी होती है, जैसे सीडी रोम पे कर लिया, तो सीडी क्या है, सीडी क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस ही है, नहीं है? करते हैं सीडी, सीडी की जगह आप क्या चलने लगा, डीवीडी। ठीक है, सीडी की जगह डीवीडी। अच्छा, और अब ये क्या है, बैकअप मेमोरी भी है। बैकअप मेमोरी कैसी कि आपका डेटा आपने स्टोर कर लिया, दूसरी जगह जाकर उसको आपने ऑन करके देख लिया। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होगा, ये कभी खत्म, लाइट गई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने फिर से देख लो उसको, मेन मेमोरी में से चला जाएगा, लेकिन इससे आप उसको फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली इसको आप स्टोर कर सकते हैं, स्विच ऑफ हो जाए चाहे कुछ हो जाए। यूज फॉर डेटा स्टोरेज डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में रन विदाउट द। अब प्राइमरी मेमोरी अगर रैम खराब हो जाए, कंप्यूटर में रैम खराब हो जाए तो पी 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 की आवाज आएगी, लेकिन आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी अगर आपकी खराब हो जाए तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि आप उसको बदल के दूसरी हार्ड डिस्क लगा चलने लगेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्लोअर होता है। क्या है, ये थोड़ा सा स्लोअर होता है, किसकी अपेक्षा, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम जितनी ज्यादा होगी आपके कंप्यूटर में उतना फास्ट चलेगा कंप्यूटर। क्लियर? तो अब आजकल जो लेटेस्ट चल रही है वो 8 GB चल रही है। कितना, मिनिमम 8 GB आपका जो है, ठीक है। और हार्ड डिस्क कितने की चल रही, 1 TB 2 TB है ना, 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क चल रही है आपकी, 4 TB तक आ गई है आपके पास। ठीक है, अब बाइट्स कैसे आप काउंट करोगे, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम में, एक नेहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, तो 1000। ठीक ठीक ठीक। आकांक्षा 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते, 1 किलो लीटर 1000। ठीक है। और वंदना, वंदना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यस सर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000।
कितने होते? सर 1000 1000। तो फिर इसकी भी 1 किलोबाइट होती है ना? तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। क्यों? 1024। 1024। आप साइंस के स्टूडेंट हो, कैसे कैसे हो जाएगा? बाइनरी में वर्क करता है, नहीं सब बताओ। बाइनरी में वर्क करता है ना, 0 और 1। हाँ तो उससे क्या हो गया? तो सर वो 2 की पावर में जाता है। हैं? 2 की पावर में आ जाता है। 2 की पावर कैसे जाती है? भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर। तो फिर 1 किलोबाइट में 1000 बाइट क्यों नहीं होते? सर जैसे 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 की पावर 8 की वजह से वो 250 समथिंग चला जाता है। तो फिर जब हम उसके 256 हाँ 256 हो जाता है। दिस इज नॉट द जब क्लियर आप रीजन। बढ़ाते जाएंगे, This is पावर not the बढ़ाते clear जाएंगे, तो reason. उसके वैल्यू चेंज हो जाएंगे सर। ऐसे नहीं, तुक्का नहीं है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैथमेटिक्स वाला हमेशा कहता है कि जब हैंस प्रूव्ड, समझते हो ना, कि जब तक हैंस Yes. प्रूव्ड नहीं हो जाए हम नहीं मानते। मान जाता कोई मैथमेटिक्स वाला? कोई नहीं मानेगा, है ना। मैथमेटिक्स वाला कोई नहीं मानेगा कि जब तक वो नीचे नहीं लिख के आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। करते थे इंटर में, थ्योरम करते थे, क्या होती थी? जब तक हैंस प्रूव्ड नहीं लिख देते थे, जब तक उसको नहीं मानते थे। ठीक है, तो ऐसे हम भी तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो 1024 आप नहीं बता दो। क्यों है? कोई ना कोई रीजन तो होगा। अच्छा छोड़ो, कौन में नहीं आएगा तुम्हारे ऐसे, हम बता दे रहे। देखो आपने वो पढ़ा होगा, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टर किलो, पढ़ा? यस सर, पढ़ा? यस सर, नहीं पढ़ा? हर एक में कितने का डिफरेंस होता है? 10 का डिफरेंस होता है। करके देखो, यस सर, जितने ऊपर बढ़ते जाओगे 10, 100, 1000 इस तरह से बढ़ता जाता कि नहीं बढ़ता जाता? यस सर, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ा था बचपन में, यस सर, यस 6th सर, 7th में पढ़ा हुआ, 6 में, क्लास 6 में पढ़ा हुआ। मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टर किलो, आ गया याद? यस सर, याद है हैं? सर, याद है। यस सर। सेंटीमीटर याद नहीं है? किलोग्राम पढ़ा होगा तुमने। हर एक उसमें 10 का डिफरेंस होता था। कितने का डिफरेंस होता था? 10 10 का का डिफरेंस है। अब यहाँ 10 पे का। भी 10 का डिफरेंस है, चाहे बाइट्स में किलो बाइट्स में 10 का डिफरेंस है। यस सर। लेकिन बिट्स कितने होते? 2। कितने होते? 2। तो 10 का वो है डिफरेंस। हाँ, ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आधार पर 2 टू द पावर 10 कितना हुआ? 2 टू द पावर 10। अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 टू द पावर 10। सर फिर से समझाइए, समझ नहीं आया। 2 टू द पावर 10 माने 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 10 टाइम्स। So 1024। आ गया? आ गया? इसलिए होते हैं 1 किलोबाइट में। सर मुझे नहीं आया। करके देखो, आप कैलकुलेशन करो ना, किसे नहीं आया? मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 10 टाइम्स। आ गया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेटा एक्सप्लेन ऐसे कर रहा है, 2 टू द पावर 10, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 10 टाइम्स लिखिए आप और सॉल्व करिए इसे सर आप। वो तो हो गया सर आ गया। स्टार्टिंग में। आ गया? आ जाएगा, वो तो मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं होती। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये आपने इस तरह से 1 किलोबाइट्स में बाइट्स ऐसे देखो,
किलोबाइट के ऊपर मेगाबाइट, तो मेगाबाइट में भी 10 का डिफरेंस आएगा, तो 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। क्लियर? मेगाबाइट, किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से एक के ऊपर एक आपके गीगाबाइट, गीगाबाइट के ऊपर टेराबाइट। तो आपने देखो अभी तक हार्ड डिस्क 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, अपन बोलते 500 जीबी की हार्ड डिस्क, लेकिन होती नहीं है 500 जीबी की हार्ड डिस्क। इस तरह आप जो भी मेमोरी लेते हो ना मोबाइल में, तो देखते होगे मोबाइल लिखते हैं 16 जीबी का है, लेकिन क्या 16 जीबी कभी दिखती है उसमें? कभी नहीं दिखती। वो कैलकुलेटेड होती है आपकी उसके आधार पर, मैक्सिमम उसको दिखा देते, राउंड ऑफ करके 16 जीबी दिखाने लगते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आगे चले। यस सर। चलिए अब आइए आप आउटपुट यूनिट। यस सर। आउटपुट यूनिट, हाँ यहाँ तक क्लियर होगा सब? यस सर। हाँ चलिए अब आइए आउटपुट यूनिट। यानी कंप्यूटर ने जितना भी प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने जितना भी प्रोसेस किया उसको हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस पे ले लेते हैं। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच we get the information from the computer. This unit is a link between the computer and the user. Output device translate the computer output into a form understanding by the user. User कौन? हम। ठीक है, यानी मशीन लेवल, हाँ मशीन लेवल लैंग्वेज से हम क्या इसको चेंज कर देते हैं यूजर लेवल लैंग्वेज में। तो इसके कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे मॉनिटर है, एलसीडी है, प्रिंटर है, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे सॉफ्ट कॉपी है, क्या है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, दो तरह के आपके आउटपुट होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, और हार्ड कॉपी जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी कैसे, जिसको हम टच कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकल आया, तो जब प्रिंट आउट निकल गया तो क्या होगा, उसको टच कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन क्या मॉनिटर पर कैलकुलेशन कर लेते हैं? नहीं कर पाते, है ना। जैसे ही उसको आप एंटर करोगे वो आगे बढ़ जाएगी स्क्रीन, दूसरा आ जाएगा उस पर डिस्प्ले, आ जाएगा कि नहीं आएगा, दूसरा डिस्प्ले आ जाएगा। तो अब मॉनिटर भी कई तरह, है ना, अब मिल गया, मॉनिटर भी कई तरह के होते हैं। पहले जैसे मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट होता था, मोनोक्रोम कलर होता था, अब वैसे एसवीजी आ गया, फिर बीजी के बाद एसवीजी आ गया, फिर टीएफटी आ गया, है ना, एलसीडी आ गया है। एलसीडी क्या होता? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इतनी चीजें आने के बाद ये तो हो गया आपका पार्ट एक पार्ट क्या हो गया कि आपका सॉफ्ट कॉपी आ गई, दूसरी कॉपी आई हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में हर एक जगह के लिए अलग अलग प्रिंटर लगे हुए हैं, हर एक जगह जो यूज होते हैं उसके अलग अलग प्रिंटर होते हैं। जैसे आप जाते हो रेलवे स्टेशन टिकट बनवाने, ठीक है, टिकट बनता है तो कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, वहां कहते हैं यूज डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या लैपटॉप है वो? है क्या बेटा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें क्या होता है, मम्मी से बोल रही थी। हाँ उसमें डॉट 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 डॉट, अगर कैरेक्टर को तुम थोड़ा सा स्पेसिफाई बड़ा करके देखोगे तो उसमें डॉट डॉट दिखाई देंगे आपको सारे। वो 9 डॉट्स का भी होता है, 24 डॉट्स का भी होता है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड भी होती है अलग अलग। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी ये कैरेक्टर छापता है पर सेकंड, यानी 100 सीपीएस, 200 सीपीएस, 500 सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। इसकी स्पीड सबसे कम होती है, लेकिन फायदेमंद क्या होता है, इसमें 25 रुपए की काटे जाती है, मतलब उसका रिबन आता है, रिबन आपने चेंज किया और रिबन चेंज करने के बाद फिर आप छापते रहो टिकट, ठीक है। तो ये सबसे मतलब इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आप देखो रेलवे या बड़ी बड़ी जगह पे क्या है, यही यूज करते हैं जहां पे आपको लेना होता है, ठीक है, जहां कम यूज हो। ऐसा नहीं कि पता लगा छापना बड़े बड़े हैं, आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेके बैठ गए, ठीक है। अब इसको करते हैं लाइन प्रिंटर। दूसरा कौन सा है, लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर का क्या मतलब होता, जहां पे एक बहुत बड़ा एकदम इतनी बड़ी साइज का एक प्रिंटर होता है नीचे से, जिसपे आपके क्रॉस लिस्ट वगैरह छपती है, मार्कशीट वगैरह छपती है ना जो, तो वो सब उस पे छपती है। तो कैसे छपती है, वो होती, उनकी स्पीड होती है एलपीएस, एलपीएम, यानी 500 एलपीएम, यानी 500 लाइन पर मिनट। वो का क्या था, कैरेक्टर पर सेकंड,
यहाँ पे लाइन पर मिनट, वो केवल एक कैरेक्टर छाप रहा था सेकंड में, और ये क्या कर रहा था, पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी एक लाइन। तो एक तरफ से कंटिन्यूअस पेपर उसमें से जाता चला जाता है और दूसरी तरफ आपको प्रिंट। आप देखो रेलवे जब जाते हैं तो एक जैसे S1 का है, S1 का चार्ट निकला, तो चार्ट निकल के रेलवे का लग जाता है बाहर, उसमें देखा होगा आपने इतने बड़े बड़े पेज होते हैं 132 कॉलम के, उन कॉलम्स पे आपको पूरा भरा होता है डिटेल की, ये है ये है, ठीक है, इनका ये कोच है, ये है, ये सारी डिटेल रहती है उसमें कि नहीं, तो वो तुरंत छपता है, जल्दी छपता है। तो 1000 2000 लाइन पर मिनट तक के ये आपके कैप्शन। तो ये तो है आपके टक 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 इनकी आवाज आती है, ये साउंड वाले होते हैं। अब दूसरे तरह के जो आते हैं आपके प्रिंटर, वो लेजर प्रिंटर आते हैं, ठीक है। क्या है दूसरे, ये तो होगा आपके डॉट करेक्टर प्रिंटर होगा, और ये होगा। अब तीसरी चीज आ गई, करेक्टर होगा, लाइन होगा, तीसरी चीज आ गई पेज प्रिंटर, यानी जो एक पेज पूरा छापे। क्या है, जो एक पेज का पेज पूरा छापे, वो क्या होगा, पेज प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। वैसे बाजार में बहुत सारे आते हैं, स्याही वाले भी आते हैं, वो सब इंक थ्रो वाले भी आते हैं। एक में होता है इंक थ्रो, ये लेजर बीम से क्या करता है, उस स्थान को आपको ब्लैक या व्हाइट, जो ब्लैक होता है कलर भी होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है, तो वो उस जगह को लेजर बीम के थ्रू जला देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप पानी उस वाले स्याही वाले पे डालोगे तो पूरा फैल जाएगा। आप देखो किसी साइबर कैफे वाले के यहाँ गए तो उन्हें प्रिंट निकाल देना, उन्होंने निकाल दिया, उस पर थोड़ा सा एक बूंद पानी गिर जाए, क्या होता है, वो पूरा बिखर जाता है ना। लेकिन लेजर प्रिंटर की स्याही कभी नहीं बिखरती, क्योंकि लेजर बीम के थ्रू उसका वो डालती है, वो जला देता है उस पेज को, ठीक है, और उसको खुरचेंगे भी तो हटेगा नहीं, ठीक है। इनकी पेज पर प्रिंटर की पेज पर सेकंड के हिसाब से इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो जैसे PPM कहलाता है, क्या, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। तो पहले सबसे पहले ये 4, 5, 8, 10, और आजकल तो 100 PPM तक के आने लगे, ठीक है। मेरे पास जो लगा वो 50 PPM का है, 50 पेज पर मिनट निकाल देता है वो पेज प्रिंट, ठीक है। जैसे आप ऑन करेंगे, कमांड देंगे और 50 पेज खट से निकल के बाहर आ जाते हैं। उनकी सबकी ट्रे रहती है नीचे, ट्रे से वो सीधे अपने पेज लेता जाता है, पेज निकाल के नीचे सादा रख देता है। तो ये आपका क्या होगा, पेज प्रिंटर होगा। अब इसके आगे की बात आती है कि ये सॉफ्ट कॉपी होगा, ये हार्ड कॉपी होगा। अब साउंड से अपन कैसे करेंगे, तो साउंड के लिए अपन के पास क्या हो जाते हैं, स्पीकर हो जाते हैं, ठीक है। लेते अपन स्पीकर, नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, और पेज प्रिंटर और भी बहुत सारे DGB प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, तो ये सब इसी के एग्जांपल है प्रिंटर के, ठीक है। लेकिन मेनली आपको कौन कौन से हैं, एक सॉफ्ट कॉपी, दूसरा हार्ड कॉपी। और अब कंसेप्चुअल फेज क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अभी तक तो आपने कंप्यूटर पूरा पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और है, क्या है, ये सब चीजें तो हैं, इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, आउटपुट भी है, सब कुछ है, लेकिन सब बेकार है। किस चीज के बिना, ऐसी क्या चीज है कि वो चीज नहीं हो तो ये सब बेकार है, और उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस बहुत अच्छी चल रही है, प्रोसेसर बहुत अच्छा चल रहा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा है, प्रिंट आउट सब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक चीज जो ऐसी है कि वो तीनों चीजें बेकार है उसके लिए, वो नहीं है तो सब बेकार है। तो CPU CPU ये तो आ ही गया ना उसमें, प्रोसेसिंग तो हो ही रही। UPS यस, यूपीएस माने क्या होता, अनकरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। अच्छा, एक ही और भी है आपके, आपने पढ़ा CVT, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। इन स्टेबलाइजर आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टेबलाइजर,
कौन कौन से होते हैं? एक आपने देखा होगा, सबसे पहला स्टेबलाइजर आता था, खट 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 आप मैनुअली करते थे उसको, आप करते थे, टीवी में लगा रहता Yes, था, sir. टीवी में लगा रहता था, तो स्टेप अप कर Yes, दिया, sir. स्टेप डाउन कर दिया, और टीवी से आपने उसको वोल्टेज बढ़ा दी, अभी स्टेप डाउन स्टेप अप कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया, ये होते थे दो काम, डाउन भी कर सकते थे। है ना, कम भी कर सकते हैं। Yes, sir. दूसरे तरीके का हो गया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या काम होता? वो मतलब जैसे सर पावर ऑटोमेटिकली वो वोल्टेज अपने हिसाब से adjust करता कम रहता कर देगा। आपकी सेटिंग होती है, जैसे मान लीजिए 180 से लेकर 200, तो फ्रिज में लगता है, आपने देखो घर में फ्रिज में लगा रहता है स्टेबलाइजर, या घर के बाहर लाइट कंट्रोल करने के लिए फ्रिज लगा देते हैं, अच्छा। ठीक है। तो घर की लाइट कंट्रोल करने के लिए वो बड़ा सा एक ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर के साथ में आप देखो कोई खट 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 करता रहता है, रिले लगी रहती है उसमें 3 रिले या 5 रिले का बनता है वो, ठीक है। तो ये रिले लगी रहती है, उससे क्या काम होता है, वोल्टेज आपका 90 से लेकर के 280 और 300 तक भी आए, लेकिन वो प्रॉपर वोल्टेज कितना 200 से 220 के बीच में निकालेगा आउटपुट। इनपुट यानी जो उसको देते हैं, आउटपुट जो उससे करंट बाहर आता है। फिर तीसरी चीज आती है सीवीटी। सीवीटी का होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सीवीटी का क्या काम होता? सीवीटी का काम ये होता है कि वोल्टेज चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज्यादा हो, उससे जो आउटपुट निकलेगा वो 220 वोल्ट ही निकलेगा। दैट मीन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यानी ना अप होगा ना डाउन होगा, कुछ नहीं, सीधा सीधा 220 का 220 निकलेगा, तो वो कहलाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो कई बार हमें यूनिवर्सिटी में ये यूज करने पड़ते हैं सीवीटी, इसीलिए यूज करने पड़ते हैं क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो ऑटोमेटिक आपका यूपीएस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे 1 kV का हमने यूपीएस वो सीवीटी लगा दिया, सीवीटी के बाद हमने यूपीएस लगा दिया। यूपीएस का काम क्या होता? अनइंटरप्टेड पावर, लाइट आए जाए वो अपना चलता रहता, ये काम तो होता है यूपीएस का, कि नहीं होता? लेकिन उसमें वोल्टेज कम ज्यादा भी होता रहता, जैसा वोल्टेज कम ज्यादा आएगा, लेकिन वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता। तो सीवीटी के बाद यूपीएस लगा, यूपीएस के बाद ये आपका ये लग जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स कभी देखो तो ये नहीं कहना कि हमने ये पढ़ा ही नहीं है ना। कई इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े सीवीटी बाहर लगे हैं, 3 फेज के, सिंगल फेज, 3 फेज, ये सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से हो गया। अब इन सब का यूज आपने कर लिया, अब इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, हिस्ट्री हो गई है, जनरेशंस हो गई, सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब इन सब का यूज भी पढ़ लिया आपने, और कैसे रिसर्च में यूज करते हैं वो भी पढ़ लिया आपने। अब इनको जो है अपने रिसर्च में आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम में आगे चलेंगे। तो इन दिस फेज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर माने क्या है? आप लोग कभी नेट पे बैठ के कोई पेपर डाउनलोड किए? पुरानी रिसर्च हो चुकी है उनको रिव्यू करना, उनके बारे में पढ़ना, जिससे कि पता चल सके जिससे कि कि आगे क्या करें। तो हाँ, तो उनको आप जब तक आप नहीं निकालोगे प्रिंट उनके, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रिव्यू करें क्या। भाई आप कोई किसी लाइन में आगे जाना चाहते तो पहले किसी ने क्या कर लिया ये तो पता होना चाहिए ना आपको, पता होना चाहिए। तो वो रिव्यू करते हैं लिटरेचर, यानी लिटरेचर यानी पुराना क्या हुआ वो लिटरेचर आपने पढ़ा उसको रिव्यू किया, फिर उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया उसका, फिर इस पे अपनी एक फॉर्मुलेशन बनाया कि हम ये करेंगे इस काम में, ये काम यहाँ तक हो चुका है, इस काम के आगे हम ये करेंगे, तो ये क्या होगा, फॉर्मुलेशन हो गया। फिर अब कंप्यूटर क्या करता है, इस सब चीजों के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सर्चिंग करेगा, एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है वो आपका सर्च कर देगा, फिर इससे रिलेवेंट कोई अगर एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर है तो अपन क्या करते हैं, उस रिसर्च पेपर के ऊपर डाला कि हम बायोटेक्नोलॉजी का ये रिसर्च पेपर देखो क्या है, एंटर करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर से जितने उससे रिलेटेड होंगे वो सब सामने आ जाएंगे, उनमें से जो आपको सर्च करना है वो सर्च करके पढ़ लो, अच्छा ये हमसे संबंधित है नहीं है हटाओ दूसरा निकालो, तो एक एक उसके पता लगेगा आपको, तो 20-20 निकले आए, एक ही टॉपिक पे 20-20 निकले आए, ठीक है। उनमें से हमें कौन सा चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पेपर्स हो गए। अब इससे क्या करते हैं, गेम जो भी आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस वगैरह कब कब किस किसने क्या क्या काम किया ये हमें बनाना, तो आप क्या करते हो, जैसे एक पेपर बनाया तो पेपर बनाने के बाद हमें एक बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ती है। बिब्लियोग्राफी का क्या काम होता है कि ये काम
किस सन में किसने कहाँ पे पब्लिश किया, उसका पेज नंबर क्या है, उसका सन क्या है, उसका नाम क्या है, कौन कौन से उसके ऑथर थे, ठीक है, किस जर्नल में छपा, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या करते हैं स्टार बना के बिब्लियोग्राफी में 1 2 3 4, तो वो कई मेथड उसके होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसने पढ़ाया होगा उसने बताया होगा आपको, ठीक है। पढ़ा दिया भी कि नहीं? यस सर। पढ़ा दिया। तो उसमें उन्होंने बताया होगा बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं, उसके कई मेथड हैं। एक ईयर वाइज करते थे, एक नेम वाइज कर देते हैं, एक नेम फर्स्ट कर देते हैं, बहुत सारे उसके मेथड्स हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है कि जैसे मान लो आपने 20 की बिब्लियोग्राफी बनाई, एक्सेल पे ले ली, एक्सेल पे लेने के बाद उनको क्या सॉर्ट करेंगे, तो जो सॉर्ट का पॉइंट आपने बनाया या ईयर वाइज यानी लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, या बिल्कुल लास्ट वाले ईयर से स्टार्ट कर लेंगे, या बिल्कुल इस समय से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 2020, 21, 20, 19, 18 इस तरह से करते चले जाइए, या दूसरा तरीका ये 2, 2, 3, 4, 5, 6 जो जैसे किया हो, लेकिन हमेशा तरीका ये अच्छा होता है कि जो सबसे लेटेस्ट इनोवेशन होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। लेटेस्ट के बाद उसके प्रीवियस देन उसके प्रीवियस, लास्ट में जो है बिल्कुल जो होता है वो इस तरह से बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है। Can also store through World Wide Web www. In the latest computer, reference can be written automatically in different style, APA, MLA ये सब पढ़ाए होंगे तुम्हें। This saves times of researcher. ये क्या करता है, आपको रिसर्चर का टाइम घटा देता है। क्या आपने सर्च कर लिया तो आपने जितना पढ़ा, जितना किसी ने और ने बताया था वो आपने इसको वहां पे क्या कर लिया, लर्न कर लिया। तो उसके आगे तो पढ़ना है आपको, ऐसा तो नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जमीन से ग्राउंड से आपको पढ़ना हो, ऐसा तो नहीं करना। तो अपन क्या करते हैं, अब अपन को डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाने की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि बुक्स सारी अवेलेबल है, लगभग सारी बुक्स इस पे अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनके लिए आपको लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उनकी परमिशन आपके पास नहीं होती, उनको ओपन करने की परमिशन आपके पास नहीं होती। तो वो करने के लिए, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करने के लिए आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में जाकर वहां पे जो फर्स्ट फ्लोर पे अपने लाइब्रेरी बना हुआ है कंप्यूटर सेंटर, वहां से जाके आप इसको स्टोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हैंग हो गया? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टाइम हैंग हो गया इनका कंप्यूटर। चलो कंप्यूटर हैंग बना रहे हैं, आगे बताएं इसको, ठीक है। हमारी आवाज तो आ रही है ना? स्लाइड इसके बाद Yes, नहीं sir. चल रही? सर आ रही हो? हाँ, स्लाइड इसके बाद नहीं चल रही उसकी, हैंग हो गया उसका। चलिए नेक्स्ट हम बता दे रहे हैं इसका। अब जो रिसर्च का काम होता है वो किस पे डिपेंड होता है? डेटा पे, है ना। रिसर्च का काम किस पे डिपेंड होता है? डेटा पे। डेटा का क्या काम होता? डेटा का क्या काम होता? डेटा कैसे करते हो आप? डेटा आपको कहीं ना कहीं बनाना पड़ता कि नहीं बनाना पड़ता? Yes. एक सेकंड, डेटा, डेटा क्या होता? डेटा की क्लास हो गई आपकी, डेटा एनालिसिस क्लास हो गई। यस सर। हाँ, किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? सर का नाम भी याद नहीं है तुम लोगों को? हुई है नहीं अभी डेटा एनालिसिस क्लास?
सर डेटा कलेक्शन की हुई है, डेटा वो डेटा कलेक्शन की क्लास किसने ली? सर शिल्पा मैम डॉक्टर ने। सुनील। सर शिल्पा मैम ने ली थी। शिल्पा मैम ली थी। तो अब बताओ डेटा क्या होता है? हमने केवल सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, डेटा क्या होता है? सर रिसर्च के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए रहते हैं उसको डेटा कहते हैं। उसको डेटा कहते हैं। सर जो भी पैरामीटर्स हम कलेक्ट करके इनपुट करेंगे, जो भी मतलब सर अपने फील्ड में काम आ रहा है, और सर रिसर्च करके हम उनको लेके आएंगे, उसको पुट करके करेंगे तो वो तो डाटा होगा। नहीं बेटा, डेटा ऐसे नहीं होता। डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशनल रॉ मटेरियल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता कि हमसे जो संबंधित चीज है, यानी जिस चीज का रिसर्च हम कर रहे हैं उससे संबंधित डेटा यदि है, यानी इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल है, तब तो वो उसके लिए डेटा है, अदरवाइज उसके लिए डेटा नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर हेल्प क्या करता है? डेटा कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, सिमुलेशन करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और डेटा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसके साथ। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि एडिटिंग कर सकते हैं आप, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब बताया होगा हमने कि नहीं बताया? नहीं बताया हो तो बताओ, नहीं बताया हो तो फिर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में करने तो कोई जरूरत नहीं है उसके में, क्योंकि हमारा चैप्टर नहीं है तो, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है अभी, एट प्रेजेंट नहीं है। वैसे तो है, तो किसी भी दिन बता देंगे आपको। ठीक है, देखो ऐसा, तो फिर ये छोड़ो आप, ये वाला आगे आ जाओ। डेटा एडिटिंग। डेटा एडिटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले अपन ने पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक, जितना मैक्सिमम डेटा हो सकता है वो इकट्ठा कर लिया। कोई भी एक व्यक्ति लिया, उस व्यक्ति का जितना डेटा इकट्ठा हो सकता है, जैसे मान लिया अपने क्लास का डेटा बनाओ। कैसे बनाओगे? सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, उसका कॉलेज, ये सारी चीजें लोगे कि नहीं लोगे? हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की। यस सर। अब उसमें से हम डेटा में से ये छांटना है कि कितने लोगों ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। कैसे निकालोगे? क्वेरी लगाओगे। एक क्वेरी किस पे लगाओगे आप? सीबीएसई पे या आईसीएसई पे लगाओ। बोर्ड पे यदि क्वेरी लगाओ तभी तो आप काउंट कर पाओगे कि कितने जो है आईसीएसई बोर्ड के हैं, कितने सीबीएसई बोर्ड के हैं। ये लोग हमारे इंग्लिश मीडियम के, और ये यूपी बोर्ड के हैं, ये एमपी बोर्ड के हैं, या अदर बोर्ड्स के हैं, तो ये सब हमारे अदर्स हो गए। ठीक है, ऐसी क्वेरी लगाते हैं। क्वेरी लगाना बताया हमने कि नहीं डेटा में? यस सर। है नहीं बताया इसका मतलब। चलो ठीक है, अब एक आध दिन हम क्लास ले लेंगे फिर से, डेटा की ले लेंगे क्लास। डेटा बनाना हम सिखा देंगे, उसमें डेटा कैसे लिया जाता, कैसे बनाया जाता, इसको सारी चीजों को कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है आपको। जैसे आप फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे नेम है तो नेम की फॉर्मेटिंग कैसी होगी? लेफ्ट होगी, मिडिल होगी, जस्टिफाई होगी, किस तरह से होगी? अच्छा, अमाउंट है तो अमाउंट की किस तरह होगी? देखो बता दे रहे हैं हम, और आगे किसी दिन बता देंगे। ऐसा होता है, देखो जो भी जैसे नेम वगैरह, तो नेम वगैरह हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए उनको। ठीक है, जैसे एक सीरीज में नेम दिखाई दे आपको, करते हैं ऐसे कि नहीं? मिडिल में करोगे तो किसी का नाम बड़ा होता, किसी का छोटा होता कि नहीं होता? तो अपन क्या करते हैं, नेम पूरा एक लेते हैं। और अमाउंट्स होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो उसमें पॉइंट एलाइज करना पड़ता है। पॉइंट एलाइज मींस डेसिमल पॉइंट हम एलाइज करते हैं। जैसा जैसे आप देखो 212.35, 281.05, तो क्या करेंगे हम? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तभी तो आप ऐड कर पाते हैं। तो वो देखना एक से चाहिए पूरा। बिल जैसे बनवाते हो ना, किसी शॉपकीपर के यहाँ जाते हो, बिल बनवाते हो, तो क्या ऐसा डिस्कटेड वे में दिखता है आपको अमाउंट? नहीं दिखता। अमाउंट हमेशा पूरा एक कॉलम में होना चाहिए।
होता है, और वो हमेशा राइट जस्टिफाइड होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट दिखाई देगा। इसी तरह हम जब बनाते हैं तो उनको फिर उनको प्रॉपर फॉन्ट साइज होना चाहिए, ठीक है, वो भी चीज टाइप करते हैं। फिर उनको किस तरह से करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो ये सारे काम हम कहाँ से कर देते हैं, एक्सेल के थ्रू कर लेते हैं। अब जो रिसर्च में इंपॉर्टेंट जो है आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ये हैं SPSS। ये क्या है आपका SPSS क्या है? जितने भी आप काई टेस्ट वगैरह ये सब लगाते हैं, ये सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको आप यहाँ पे डेटा फीड करिए। डेटा फीड करने के बाद SPSS है, मैटलैब है, मैथमेटिका है, सिस्टेट है, ठीक है। इन सब सॉफ्टवेयर्स में आप केवल डेटा इसमें रखना है। डेटा रखने के बाद ये पूरा आपका कैलकुलेशंस कर देते हैं। टेस्ट टी टेस्ट है, पढ़ेंगे नहीं स्टार्ट में, टी टेस्ट काई टेस्ट वगैरह ये पढ़ाएंगे अभी। सर पढ़ा है। हाँ तो टेस्ट समझिए कि टेस्ट करने तो सारी इसमें हो जाती है। जैसे SPSS का फुल फॉर्म क्या होता? स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल सर्विस, ठीक है। तो जितने भी सोशल सर्विस के काम होते हैं वो सारे SPSS में उनका डेटा एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिका, वो भी स्टैटिस्टिकल पार्ट है। फिर मैटलैब है। मैटलैब में आप क्या होता है कि मैटलैब एक प्रोग्राम होता है, मैटलैब के थ्रू आप सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन मैटलैब के एक साथ में क्या दिक्कत है कि मैटलैब से मॉड्यूल होते हैं, SPSS और स्टैटिस्टिका मॉड्यूल होते हैं, मैटलैब में मॉड्यूल होते हैं। मेन प्रोग्राम के साथ में मॉड्यूल आपको परचेज करने पड़ते हैं। जिस प्रोग्राम का आपको मॉड्यूल चाहिए उस प्रोग्राम को मॉड्यूल आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी चलता है। अब ये चलता है तो सोचा होगा कि ये तो किसी से भी ले लो, कॉपी कर लो। नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा हो कि अरे हम ले लेंगे किसी से भी SPSS ले लेंगे, मैटलैब ले लेंगे, क्या फायदा है, हम नहीं लगाएंगे लैपटॉप में, चल जाएगा। नहीं चलेगा, चल जाएगा आराम से। नहीं चलेगा। जो व्यक्ति परचेज करता है उसको एक हार्डवेयर लॉक दिया जाता है। जिस तरह से आपकी पेन ड्राइव होती है ना, जिस तरह से पेन ड्राइव होती है उस बिल्कुल सेम साइज की आपको देते हैं हार्डवेयर लॉक। जब उस जिस सिस्टम में वो इंस्टॉल होता है उसमें हार्डवेयर लॉक होता है, तभी वो मैटलैब चलेगी, अदरवाइज मैटलैब नहीं चलेगी। और अगर चलेगी तो पायरेटेड वर्जन चलेगा जिसमें पूरे प्रोग्राम आपके नहीं चलेंगे। क्लियर? क्या पूरे प्रोग्राम आपके नहीं चलेंगे। अब दो चीजें हैं आप, क्या इतना सब कुछ कंप्यूटर में आपने पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि लैंग्वेज और पैकेज क्या है। ये पूछा किसी ने? लैंग्वेज और पैकेज क्या होते हैं? पढ़ोगे? अरे लैंग्वेज, कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर पैकेज होता है, क्या होता है ये लैंग्वेज और पैकेज? भाई हार्डवेयर के पार्ट तो हो गए, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी जो चीजें आती हैं, या तो लैंग्वेज होगा या पैकेज होगा। लैंग्वेज होगा तो लैंग्वेज क्यों है, पैकेज होगा तो पैकेज क्यों है। भाई अच्छा ठीक, छोड़ो उसको। ये बताओ हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज क्यों है? कम्युनिकेशन। 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 एक कोई बोलो, हाँ बोलो, लैंग्वेज क्यों है?
हिंदी लैंग्वेज क्यों है और इंग्लिश लैंग्वेज क्यों है, उर्दू लैंग्वेज क्यों है और आपका संस्कृत लैंग्वेज क्यों है? हमारे कम्युनिकेशन के लिए होती है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन आसानी से हो कम्युनिकेशन तो जाए। हम भी कह रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है, रॉन्ग है मेथड ये। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए नहीं, लैंग्वेज वो तो भाषा है, भाषा आप चाहे जैसी बोलो। क्या उर्दू में जैसे हम मान लो बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, क्या वो भाषा नहीं है? क्या लिख सकते हो उसको ऐसे? नहीं लिख सकते। अब ये जैसे ये समझ लो, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, दिस इज करेक्ट, ओके। इसी को हम हिंदी में बोले राम है जा रहा, सही है? क्यों? ऑर्डरली नहीं है, सिस्टमेटिक भी नहीं है, जिस करेक्ट नहीं लग रहा है। क्या है दैट मींस क्या है? बोलो बोलो आगे, लैंग्वेज क्या है? ऑर्डरली, प्रॉपर वे, सिस्टमेटिक है। सीक्वेंस में हमें सेंटेंस प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे, किसी भी चीज को लिखने का प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे होता है। जैसे हिंदी में हमेशा ये होगा कि जो राम है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उसकी जो क्रिया है वो आई, राम जा रहा, फिर लास्ट में है आएगा। इंग्लिश में क्या होता है कि राम पहले आएगा, फिर इज आएगा, इज वाज वर जो भी आना है, फिर इसके बाद आपका रनिंग मोड आएगा, प्रोसेस आएगा, ठीक है? ऐसे ही होता है कि नहीं? इस तरह कंप्यूटर में भी होता लैंग्वेज, यस सर। इस तरह कंप्यूटर में भी होती लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? हर एक लैंग्वेज के लिखने का एक मेथड होता है, चाहे वो सी हो, चाहे पास्कल हो, चाहे फोर्ट्रॉन हो, चाहे कोबोल हो, है, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे विजुअल सी प्लस प्लस हो, हर एक चीज के लिखने का एक मेथड होता है। वो उसी मेथड से लिखी जा सकती, इसके अलावा वो नहीं लिखी जा सकती। आपकी क्या एरर आ जाएगी? क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको उस हिसाब से नहीं किया, ठीक है? जैसे मतलब आपका सी लैंग्वेज में आपने यूज किया तो आपको वाइड मेन वगैरह किया, मेन करने के बाद फिर इसका प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लास्ट में जाके उसके जो करली ब्रेसेस हैं ओपन भी करने हैं और क्लोज भी करने हैं एंड सो ऑन। किसी और लैंग्वेज में ओपन लिखते हैं, क्लोज लिखते हैं, हर एक लैंग्वेज का लिखने का तरीका एक अलग होता है, ठीक है? इसमें भी पैकेज क्या है? ये तो लैंग्वेज हो गई बात, लैंग्वेज में तो एक लिखने का तरीका हो गया। पैकेज, पैकेज में कुछ भी लिखो सब जायज है, प्रिंट निकल आएगा उसका। कैसे? वर्ड में कुछ भी लिख लो, वर्ड में कुछ भी लिख लो, आप नहीं आ जाएगा, एज इट इज प्रिंट ले लो उसका। एक्सेल में कुछ भी लिख लो, प्रिंट ले लो उसका। पावर पॉइंट में हम कुछ भी प्रेजेंट कर दें, नहीं हुआ, जो लिखा है वो दिखने लगेगा आपको। तो ये क्या है आपके? पैकेज, ठीक है? सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? लैंग्वेज, दूसरा पैकेज। लैंग्वेज में कई पार्ट्स होते हैं आपके, मशीन लेवल लैंग्वेज भी होती है, हार्डवेयर लैंग्वेज भी होती है, जैसी भी लैंग्वेज हो तो आप कई तरह के, वो आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके लैंग्वेज की केवल यही है कि लैंग्वेज माने उसको लिखने का तरीका हो गया, और पैकेज माने क्या होगा? उसके लिखने का कोई एक तरीका नहीं है, उसको जैसे चाहो वैसे लिखो। कलर भरना है, आपने पेंट ब्रश खोल लिया, पेंट ब्रश में कोई भी कलर भरो। ऐसा है कि नहीं साहब, रेड के बाद ब्लू ही बनना है आपको, यानी विवग्योर करना है आपको? विवग्योर पढ़ा होगा, वेनिया पिनाला, है ना? कि ये सब में कलर इसी हिसाब से, इंद्रधनुष वाला कलर यही चलेंगे, है ना? तो ऐसा तो नहीं है इसमें, कुछ भी जो कलर आपको पेंट ब्रश में यूज करना है वो करिए। तो वो क्या है? आपके पैकेज। क्लियर? लैंग्वेज भी हो गई, पैकेज भी हो गई, डेटा भी हो गया, कंप्यूटर कहाँ कैसे यूज करते हैं वो हो गया, हिस्ट्री जनरेशन हो गई। और थैंक यू एंड गुड डे, हैव अ गुड डे। और कुछ चीज पूछना हो